ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। दमदार 10 आप देख रहे हैं और इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे मदर ऑफ ऑल डील्स की। जी हां, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक ऐसी डील हुई है जिससे ट्रंप के होश फाख्ता हो गए हैं। आज भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील साइन होने जा रही है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। 18 साल के बाद इस अहम समझौते पर साइन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। भारत दौरे पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इस डील को लेकर बात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस डील को लेकर कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथियों, इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन हब बन रहा है। साथियों, हमने एक्सप्लोरेशन सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स भी किए हैं। नो गो एरिया बहुत कम कर दिया गया है। इंडिया एनर्जी वीक के पिछले एडिशंस में आपको भी जो भी सुझाव थे, आपने जो कुछ भी कहा, उनके अनुसार हमने अपने एक्ट्स और रूल्स में भी बदलाव किए हैं।
यदि आप एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना तय है। साथियों, भारत की एक और विशेषता है जो है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बहुत फायदेमंद बनाता है। हमारे यहां बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे। आज भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 260 MMTPA की है। इसे 300 MMTPA के ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, भारत में LNG की डिमांड भी निरंतर बढ़ रही है। हमने अपनी टोटल एनर्जी डिमांड का 15% LNG से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हमें LNG के पूरे वैल्यू चेन पर काम करने की आवश्यकता है। आज भारत ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। LNG ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन वेसल्स की जरूरत है, हम उन्हें भारत में ही बनाने पर काम कर रहे हैं। हाल में ही भारत में शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम शुरू किया गया है। साथ ही LNG के लिए देश के पोर्ट्स पर टर्मिनल के निर्माण में भी निवेश की अनेक संभावनाएं हैं। रीगैसिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी आपके लिए इन्वेस्ट करने की बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, LNG के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत में बहुत बड़ी पाइपलाइन की भी अब जरूरत है। बीते सालों में इस पर हमने बहुत निवेश किया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं हैं। आज भारत के कई शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पहुंच चुका है और हम तेजी से अन्य शहरों में भी इससे जोड़ रहे हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके निवेश के लिए बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है। साथियों, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए हमें बहुत बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ग्रोथ देगा। इन सब के अलावा भारत में डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके हैं। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। तो महाडील हो गई है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवधेश जी कह रहे थे कि मैं तो इस पे कहती हूं कि क्या मोदी जी वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप बड़े खिसियाए हुए हैं। नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर को अगर पुनर्स्थापित करने की क्षमता और सोच वो किसी में है तो भारत में ही है। दुनिया के किसी देश में नहीं है। दुनिया के देश केवल अपने स्वार्थ से सोचते हैं, भारत अपना हित सोचते हुए विश्व हित सोचता है, हमारा एक दर्शन है। लेकिन देखिए, ये जो ट्रेड डील है ये EU का, ये केवल ट्रेड डील नहीं है, ये दोनों बातें उसमें। कल गणतंत्र दिवस में यूरोपीय यूनियन के जो चीफ ऑफ स्टाफ है वहाँ के डिफेंस के, वो भी उसमें शामिल थे। उनके चार उसमें, मतलब उनका जो नेवी है और नेवी का दो पार्ट वहाँ था उसमें। तो जो यूरोपीय काउंसिल की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि कल हमारा रक्षा और सुरक्षा का भी समझौता होने वाला है। तो ये एक व्यापक समझौता है। अगर जो इस रूप में आ रहा है तो निश्चित रूप से ये दुनिया के लिए एक डायरेक्शन होगा। और यूरोप के बीच और भारत के बीच
अगर ये ट्रेड जो जिस ट्रेड डील में क्या है, ट्रेड डील में अमेरिका की तरह इस पर कोई दबाव नहीं है, हमने कृषि और डेयरी को अपने लिए खोला नहीं है, उन्होंने भी हमारे लिए जो हमारे यहाँ से जो अनाज है और मांस वगैरह के आयात को जो है वो उससे अलग रखा है। तो 90% भारत के सामान वहां जो है वो हमको शायद 1 साल के अंदर बिना जाएंगे। अजीत जी, गोविंदा की फिल्म का एक गाना था, आज ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जो है वो ट्रंप के लिए गा रहे हैं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ट्रंप के साथ भी हम लोग की बात हो ही रही थी लगातार, हम लोगों ने बातचीत बंद नहीं की थी, उनके साथ भी ट्रेड डील की बात चल रही थी, लेकिन वो जो प्रेशर डाल रहे थे भारत उस प्रेशर में नहीं आया। उन्होंने पाबंदी लगाई रूस के ऊपर, रूस की कंपनियों के ऊपर, तो हम लोगों ने तेल खरीदना जरूर कम किया, लेकिन इस पाबंदी में नहीं आए, उनसे लड़े भी नहीं हम लोग उनके साथ भी ट्रेड डील कर रहे हैं। और खुद अभी दावोस में कहा ट्रंप ने कि भारत के साथ हमारी बहुत बड़ी डील होगी, तो अब उनकी भी मजबूरी हो जाएगी। अगर 200 करोड़ लोगों का 1/4 आबादी का एक बाजार बन रहा है, लेकिन इसमें हम 1-2 बातें सिर्फ कहना चाहेंगे कि ये ट्रेड डील हो जाए, हम लोग अपने को उसके लिए तैयार करें कि उस डील का हम अधिकतम फायदा उठा सकें। और इसमें सिर्फ हमको एक बात अभी कह दें इसमें कि एक तुर्की की मिसाल है, हम लोगों को उससे कुछ सीखना चाहिए। आज 180 देशों को वो हथियार बेच रहा है तुर्की, उसके ऊपर भी पाबंदी लगी थी साइप्रस क्राइसिस के बाद, और उसने अपने को इस तरह से तैयार किया। उसमें 3-4 बातें हैं। हम जब भी प्रोडक्शन करें, कि कोई भी टेक्निकल एग्रीमेंट हो, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, हम सोर्स कोड पर अपना अधिकार मांगे, हम लाइसेंस मांगे प्रोडक्शन का, और अपने यहाँ चीजों का उत्पादन करें। प्रधानमंत्री ने कहा डाउन स्ट्रीम नहीं, डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नहीं, अभी है नहीं ना सर, हम कह रहे कि वही हो तो उसको हम लोग ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें और लाइसेंस लें। भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अमेरिकी नाराजगी है वो खुलकर सामने आ रही है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने जो कहा उससे साफ पता चलता है कि भारत और यूरोपीय देशों के नजदीकी वॉशिंगटन को तो बिल्कुल रास नहीं आ रही। ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ थोड़ी और बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि अगली खबर जो मैं दर्शकों के सामने रखने जा रही हूं, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच डील को लेकर अमेरिका परेशान है। अब तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत का दौरा करने वाले हैं। मार्क कार्नी के दौरे के दौरान यूरेनियम और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। करीब 2.8 अरब कैनेडियन डॉलर का 10 वर्षीय यूरेनियम आपूर्ति समझौता भी फाइनल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है अजीत जी कि कोई एक डील है जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है। कनाडा के साथ जो इंडियन टाइज हैं वो मजबूत हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ तो हमने वैसे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। हाँ, तो अभी इसका फरवरी में इमैनुअल मैक्रो भी आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जल्दी मिलते हैं, फरवरी में वो भी आएंगे। फ्रांस के साथ भी 2 पक्षीय समझौता होगा, कनाडा के साथ भी होगा। और ट्रंप कनाडा को रोक रहे थे कि आप चीन के साथ क्यों समझौता कर, उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ कोई फ्री ट्रेड डील नहीं कर रहे, लेकिन हम फ्री होकर के समझौता करेंगे, चीन से भी करेंगे, भारत से भी करेंगे। तो अमेरिका की समस्या यह है, देखिए अब अमेरिका ने कहा ना, स्कॉट बेसेंट ने जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम 25% जो जुर्माना हमने लगा रखा है टैरिफ वो हटा लेंगे। नहीं, वो हटा सकते हैं अपना, तो आपकी भी मजबूरी हो गई। अल्टीमेटली आपको आना पड़ा उस रास्ते पर। आपने एक जो भारत को पनिश करने की कोशिश की, आपने देख लिया कि उसका कोई असर नहीं हुआ, भारत का एक्सपोर्ट भी कम नहीं हुआ और भारत ने मल्टी अलाइनमेंट एक बात और कहा है, उसको पीड़ा है। हाँ, वही कि यूरोप कैसे कर रहा है, जब रूस के कारण हमने 25% लगाया है और यूरोप उसके साथ डील कर रहा है, जब रूस से तेल ले रहा है, तो वो भी एक पीड़ा है। वो तेल भी तो रूस से ही आ रहा है जो भारत के जरिए जा रहा है, यूरोप को भी जा रहा है, अमेरिका को भी जा रहा है। तो भारत ने जब यूरोप ने भारत को कहा था, तो यही हमारे विदेश मंत्री ने कहा, हम तो 1 महीना में जो तेल लेते हैं वो आप 24 घंटे में लेते हैं उससे। उसने कहा था आप हमको क्या सीख दे रहे हैं। तो अभी का जो भारत है ना, वो अपने हित को देखते हुए भी अपनी शर्तों पर अड़ के फिर समझौते के लिए करता है। ये एक भारत में बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये जो मार्क कार्नी है, उनके आने के बाद कनाडा के साथ थोड़े हमारे संबंध ठीक ठाक हुए। 2030 तक तय हुआ कि 50 बिलियन हम डॉलर का हम व्यापार को ले जाएंगे। और कनाडा हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, इन दोनों में हमारा ट्रेड सरप्लस रहने ही वाला है। अभी भी जो यूरोपीय यूनियन से व्यापार है उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस है। ये अमेरिका के साथ ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन ट्रेड सरप्लस है। कनाडा के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है। तो ये सब चीजें जब बढ़ेंगी ना, तो जाहिर है कि एक बैलेंस दुनिया में आएगा। लेकिन यूरोप को भी, क्योंकि कल का जो है वो जिस ढंग से दोनों नेताओं ने जो देखा है, वो उन्होंने जिस प्रकार से टिप्पणी करी है कि मेरे लिए सम्मान का विषय है कि संपूर्ण भारत की जो सॉफ्ट पावर है,
कि हमारा परेड जो है वो केवल सेना का नहीं जी। है, उसमें संपूर्ण भारत की सभ्यता, संस्कृति, इसका विकास, इसके प्राचीन इतिहास, विरासत, सबके साथ हमने दिखाया है कि हम कहां पहुंचे हैं। तो ये दो हमारे या बड़े एक दूत की तरह यूरोप और दुनिया में जाएंगे, जिस प्रकार की भावना है। और फिर जो आप पूछ रहे थे ना, तो फिर मानेगा कि भारत जो कहता है उसमें दम है, ये पुरानी सभ्यता वाला देश है, उसी को दुनिया में इज्जत भी मिलती है, रूटलेस देश को नहीं मिलता है। तो ये इस डील के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात हुई है, गणतंत्र दिवस के उस परेड में दोनों को शामिल करा, और देश ने देखा होगा कल प्रधानमंत्री खड़े होकर स्वयं दोनों पूछ रहे थे और दोनों को समझाते जा रहे थे, और उसके पीछे उनकी भाषा में, पुर्तगाली भाषा में प्रॉब्लम थी, तो लड़का एक पीछे था, वो अनुवाद भी करता था, अनुवाद कर रहा था। तो ये है इसका कंफर्ट लेवल तो दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और वर्ल्ड हेडलाइन है, वो ईरान और अमेरिका के बीच के लगातार बढ़ते हुए तनाव से जुड़े हुए है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिकी फौज बस ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात हो गया है। इस बीच यूएई ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूएई ने यह साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ वो अपना एयर स्पेस और इलाके का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देगा। मतलब ये कि अमेरिका यूएई के एयर स्पेस और जमीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस बीच ईरान से बड़ी खबर यह भी है कि मारे गए प्रदर्शनकारियों की मौत का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पर अमेरिका का हमला इतना आसान होगा? तो ऐसा भी नहीं है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने एक वीडियो जारी किया। इसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरानी ड्रोन की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें लेते हुए नजर आ रहे हैं ईरानी ड्रोन। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमसे कोई छिप तो नहीं सकता, हमें आपकी लोकेशन पता है और हमारे सुइसाइड ड्रोन अमेरिका के फाइटर जेट्स के टेक ऑफ करने से पहले ही हमला कर देंगे। तो ये वो तस्वीर है। तो मिडिल ईस्ट में ट्रंप का लिंकन भले ही तैयार हो, वॉर का बिगुल कभी भी बजने की स्थिति हो, लेकिन वो ईरान को वेनेजुएला मारने की गलती ना करे। नहीं कर रहे हैं। कर रहे होते तो अब तक किया होता हमला। उन्होंने उसी तरह के हमले होंगे, लक्षित हमले जैसे पिछले साल जून में किए गए थे। जरूरत पड़ी तो ऐसे ही लक्षित हमले होंगे। अमेरिका लड़ाई नहीं लड़ने जा रहा है ईरान के साथ। अमेरिका ये सारी चीजें कर रहा है दबाव बनाने के लिए। ये उसका यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी दबाव की राजनीति का एक तो क्या दबाव काम आ रहा है? नहीं काम आएगा ना। वो भी मौका गंवा दिया ट्रंप ने। जिस समय आंदोलन अपने पीक पर था, जिस समय हजारों लोग, लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, आंदोलन हो रहा था, वो दबाव का समय था। उस समय अगर आप कुछ लक्षित हमले करते, आपके डेल्टा फोर्स, आपकी नेवी सील, ये सब कुछ कार्रवाई करते वहां, तो उसका फायदा मिलता। आप सप्लीमेंट करते ईरान के लोगों के आंदोलन को। लेकिन आपने फिजल आउट होने दिया। ईरान के लोगों का आंदोलन समाप्त हो गया, हजारों लोग मारे गए, उसके बाद लोग अपने घरों को लौट गए। तो अब आप फिर नए सिरे से उस तरह का आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते। इस तरह का आंदोलन खड़ा होने में एक समय लगता है। जैसे महासा अमीनी के बाद का आंदोलन था, फिर 2 साल के बाद इस तरह लोग सड़कों पर उतरे। ट्रंप ने वो मौका जाने दिया है। तो अब ये नहीं हो सकता कि आप लड़ाई छेड़ कर वहां कोई रिजीम चेंज कर दें। देखिए, मेरे ख्याल से ट्रंप की कोई प्लानिंग नहीं थी अमेरिका की हमला करने की। ये नहीं, हमला नहीं, पूरी प्लानिंग। केवल हमले का विषय नहीं था ना, आपको रिजिम चेंज करना है। आप जिसको इविल एम्पायर मानते थे और लोग विद्रोह कर रहा था, अमेरिका के पास एक इंटीग्रेटेड, इसकी लॉन्ग टर्म प्लान। अमेरिका के पास तो CIA वगैरह सबने लंबी प्लानिंग की हुई थी, वो अब आज तक सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब यूएसएस को कब तक पहुंचे रहा है जहाज पिछले 8 दिन से। अब जहाज को पहुंचा रहे हैं, रोज खबर में आप दे रहे हो। ऐसे थोड़ा ही होता है। अब तो जहाज की ईरान ने फोटो भी खींच के भेज दी। जो ईरान की हैसियत नहीं है कि उस जहाज को वो उनके जो ड्रोन है और उनके जो बाकी है वो ध्वस्त कर दे या उनके फाइटर को उड़ा दे, वो उनकी क्षमता अब नहीं है। वो क्षमता सब उनकी नष्ट हो चुकी है। इसलिए इस समय का और IRGC के खिलाफ तो वहां ही जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसके विरुद्ध तो ईरान में ही विद्रोह हो चुका है। मूल बात यह है कि जिन लोगों ने विद्रोह किया है अब उनका क्या होगा। अब बगैर देखिए, ट्रंप को भी इसमें यूरोप को साथ लेकर अब एक अलायंस बना करके काम करने की आवश्यकता थी, जो उन्होंने नहीं किया। फिलहाल तो ये अलायंस भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका, अजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।